तो डियर स्टूडेंट, आज हम आपके सामने एसएसटी का जो पहला चैप्टर है, जो एनसीईआरटी की अपनी किताब है, उसको पढ़ाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे किस तरह जो यूरोप में राष्ट्रवाद है वो कैसे उदय होता है, क्या कारण है और किस प्रकार वहाँ की जो राजनीतिक आर्थिक गतिविधियाँ थी या जिस तरह लोगों में जागरूकता बढ़ने लग रही थी, उनका क्या किस प्रकार से लोगों ने संगठित होने में इस्तेमाल किया और किस प्रकार यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। वहाँ के जो जितने भी देश थे, जैसे फ्रांस की हम बात करते हैं, इटली का एकीकरण हुआ था, जर्मनी का एकीकरण हुआ था और इंग्लैंड में कृषि क्रांति आई थी, उदारवाद आए थे। ये जितने भी परिणाम हैं, ये सारे के सारे राष्ट्रवाद के परिणाम स्वरूप ही है। और आपकी जो एनसीईआरटी की किताब है 10th क्लास की एसएसटी की, हम जो पोर्शन उठाए वो हिस्ट्री का पोर्शन उठाए हैं, ये आपकी किताब है। सेकंड पार्ट है भारत और समकालीन विश्व। इस पिछली साल आपने 9th क्लास में पहला पार्ट पढ़ा था, भारत और समकालीन विश्व पार्ट 1। अब आप पढ़ेंगे भारत और समकालीन विश्व पार्ट 2 और इसका जो पहला लेसन है वो यूरोप में राष्ट्रवाद का है। आपका जो पिछला लेक्चर हो उसमें थोड़ा आपको राष्ट्रवाद के बारे में समझाने का प्रयास किया था कि किस तरह के निरंकुश की व्यवस्था होती है, राष्ट्रवाद क्या है, यूरोप में फ्रांस की क्रांति ने किस प्रकार राष्ट्रवाद को प्रभावित किया था। अब इसमें जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। मतलब क्या, फ्रांस की क्रांति, 2 क्रांति हुई थी, एक तो 1789 में, दूसरी 1848 में। 1848 की जो क्रांति हुई उस दौरान एक कलाकार, कहाँ का, फ्रांस का एक कलाकार था जो फ्रांस का रहने वाला था। उसने 4 चित्रों की एक श्रृंखला का मतलब होता है पंक्ति में, मतलब कि स्टेप टू स्टेप 4 श्रृंखलाएं पंक्ति में उसने चित्र बनाए। इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा। मतलब उसने कल्पना की कि एक ऐसा संसार हो जिसमें जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना हो। मतलब क्या, उसने जो पंक्ति बनाई उसमें उसी ये कल्पना की थी कि एक ऐसा संसार होगा जिसके अंदर किसी प्रकार की शोषण की व्यवस्था न होते हुए लोगों के द्वारा बनाया हुआ एक सामाजिक व्यवस्था होगी, एक राजनीतिक व्यवस्था होगी जिनको जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला, इस पंक्ति या इस सीरीज में पहले चित्र में आप देख सकते हैं, जो आपके सामने ये जो चित्र दिखाया गया है, इसमें अलग अलग देशों के अलग अलग झंडे भी आए हुए हैं, इसमें महिलाओं को दिखाया गया है। तो इस सब का उन्होंने उस चित्र में वर्णन किया था। और इस श्रृंखला में पहले चित्र में देख सकते हैं यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाई दे रहे हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब ये जो मूर्ति है ये एक प्रकार से आज़ादी का प्रतीक है, स्वतंत्रता का प्रतीक है। और इसके लिए ये जो सबसे पहले आपको पता है फ्रांस की क्रांति, उससे पहले अमेरिका की क्रांति हुई थी और अमेरिका की क्रांति के बाद फ्रांस की क्रांति, तो पहला ये झंडा उसका है, उसको लेके लोग आगे बढ़ रहे हैं। और उससे दूसरे नंबर फ्रांस जैसे लोग भी, देशों के लोग भी आगे बढ़ने लग रहे हैं। फ्रांसीसी क्रांति के कलाकार स्वतंत्रता का महिला का रूप प्रदान करते हैं। मतलब वहाँ के लोगों का मानना है ये जो आज़ादी है वो एक प्रकार से महिला का स्वरूप है। जैसे कि आपने इसी किताब में आप आगे पढ़ोगे, जब भारत की बात करेंगे, भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित, तो उसमें आपने सुना होगा भारत माता की जो तस्वीर है, इस तरह का कॉन्सेप्ट जो लिया गया, तो उसमें भी महिला को ही शामिल किया गया था। उसी प्रकार सबसे पहले जो महिला आज़ादी का जो प्रतीक महिला को शामिल किया गया। आप भी यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मसाल को पहचान सकते हैं। ज्ञानोदय की मसाल का मतलब ये है कि जब कोई जागरूक हो जाता है, जो जागरूकता उदय होता है, उसको एक प्रतीक, एक मसाल के रूप में एक हाथ में लेते हुए महिला आगे बढ़ती है और जो उसके हाथ में है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। मतलब जो ये महिला दिखाई गई है, इसके अंदर क्या है, ये जो हाथ है इसके अंदर दिखाया गया है कि मनुष्य के सब बराबर हैं और सबके अधिकार समान है। ये महिलाओं, पुरुषों के या फिर मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र इस हाथ में है और इस हाथ में उसने क्या ले रखी है, मसाल ले रखी है। और ये आज़ादी का प्रतीक है एक महिला के रूप में। इस प्रतिभा मतलब प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थाओं के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। मतलब क्या, जब जनतांत्रिक या सामाजिक गणतंत्र की बात कर रहे हैं, तो ये जो कायम हुई ये व्यवस्था, जो कल्पना के रूप में ये जो मूर्तियां बनाई गई है या चित्र बनाए गए हैं, ये इनका जो उदय होता है,
तो किसके ऊपर इनका उदय हुआ? ये हुआ निरंकुश संस्थाएं, मतलब ऐसी संस्थाएं जो आपने फ्रांस की क्रांति के दौरान पढ़ा, ऐसी संस्थाएं होती थी जो राजा के अधीन तो काम करती थी, लेकिन सारी शक्तियाँ किसके किसके पास होती थी? एक व्यक्ति विशेष के पास होती थी। कल आपको एक पिछले लेसन में ये बताया था निरंकुशवाद क्या है, ये स्पेशल यहाँ पर दिया गया है। जो नए समझ है, जो आसानी से समझ में नहीं आते, ये निरंकुश है, ये निरंकुशवाद है। एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसका सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, मतलब कि जैसे आपने तानाशाही का नाम सुना होगा, राजतंत्र का नाम सुना, जिसमें सारी शक्ति एक व्यक्ति विशेष के हाथों में होती है, किसी प्रकार का उसको अंकुश नहीं होता। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रीकृत होता है, सारी शक्तियों का एक ही व्यक्ति के हाथ में अधीन हो जाना। सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती हैं। निरंकुश संस्थाओं के दंश विश्व बिखरे हुए हैं। सारियों के कल्पना आदर्श, मतलब क्या? एक व्यक्ति हुआ है, ये जो फ्रेडरिक सारियो है ना, ये इन्होंने कल्पना आदर्श, मतलब उन कल्पना आदर्श का मतलब होता है मन ही मन में या फिर अपनी ओर से एक हाइपोथेसिस, ऐसी एक कल्पना तैयार कर देना, जिसको यूरोपीय देशों की भाषा में यूटोपिया का नाम दिया गया। में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक की होती है। यहाँ पर देखो आपने एक और ये वर्ड जो कल्पना आदर्श यहाँ पर आया, ये यहाँ पर भी आ रखा है, स्पेशल इसको समझा रखा है। ये है क्या? एक ऐसा समाज जिसकी कल्पना, जो एक आदर्श समाज है जिसका साकार होना लगभग असंभव सा होता है। मतलब एक ऐसे समाज की कल्पना की गई जिसमें किसी प्रकार का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। और ये जो कल्पना आदर्श है, इतने बड़े स्तर पर सोचा गया या इसको कल्पना की गई, जिसको वास्तविक रूप से अगर समाज पे उसको इम्प्लीमेंट करे या उसको समाज के अंदर लागू करने की कोशिश करें तो वो संभव नहीं होगा। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो तब तक राष्ट्र का राज्य बन चुके थे। मतलब जब छोटे छोटे टुकड़ों में कौन? अमेरिका, छोटे छोटे उपनिवेशों में बटा हुआ था स्विट्जरलैंड। अब क्या, जब ये मूर्ति की बात चलती है, प्रतिमा की बात चलती है, 1848 उस टाइम तक वो एक राष्ट्र राज्य के रूप में कायम हो चुके थे। फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जाता है, प्रतिमा के पास, ये जो है प्रतिमा के पास खड़ा है, प्रतिमा के पास है, अभी अभी पहुंचा है। मतलब क्या, एक नए नए तौर पर कौन? फ्रांस आज़ाद हुआ है, उसने दूसरी जो क्रांति, उसने एक व्यवस्था कायम की, जिसके पीछे जर्मनी के लोग हैं और काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हुए हैं। उनके झंडे हैं, उनमें जो रंग शामिल किए गए हैं, काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हुए। यह दिलचस्प, मतलब रुचिकर, मतलब कि जानने योग्य है बात है कि जिस समय सारियों ने यह छवि निर्मित की, छवि का मतलब इस तरह की उसने कल्पना के आधार पर जो मूर्तियों की श्रृंखला या प्रतिमा की श्रृंखला बनाई थी कि निर्मित की, जर्मनी लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। मतलब उस टाइम तक कौन? जर्मनी आज़ाद नहीं हुआ था। आज़ाद का मतलब ये मान सकते हैं कि वो एक छोटे छोटे टुकड़ों में था, एक संगठित या जर्मनी का एकीकरण नहीं हुआ था। जो झंडा वे थामे हुए, वह 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि कोई भी बात कहने का अधिकार या कोई बात रख सकते हैं, जिसके अंतर्गत जर्मनी भाषा रियासतों मतलब छोटे छोटे टुकड़े राजाओं के रूप में, जैसे या छोटे छोटे टुकड़ों पे कोई छोटे छोटे राजा या रजवाड़े जो भारत में भी थे, उनको बटे हुए थे। कोई प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राज्य राष्ट्र में गठित करने की चाहत थी। मतलब क्या, अब जर्मनी के लोग भी ये महसूस करने लग गए थे कि जर्मनी भाषा के आधार पर जो जर्मनी के छोटे छोटे रियासतें थे, उनको इकट्ठा करके एक ऐसा संविधान बनाया जाए सके जिसके बाद जर्मनी एक राष्ट्र राज्य के रूप में इकट्ठा हो सके। जर्मनी लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, जो सिसिलियों की राजशाही, सिसिली वहाँ के जो राज्य थे, रियासत थे, उनकी राजशाही, वहाँ के लोग राजा के रूप में ये शासन करते, राजतंत्र की व्यवस्था कायम की। लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग भी थे। मतलब जो जर्मनी के लोग हैं उसमें अलग अलग तरह के, अलग अलग क्षेत्रों के लोग भी शामिल थे। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते जो आप ये बोल सकते हो, जो भगवान के जो दूत के रूप में काम करते हैं, सहायता करने के तौर पे जो काम करते हैं, उनको कहते हैं। इस दृश्य पर अपनी नज़र जमाए और चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक में रूप में किया है। इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी
काल्पनिक अभिव्यक्ति सरयू ने चित्र 1 में की गई थी। मतलब धीरे धीरे करके हर एक पॉइंट पे या हर एक बिंदु पे चर्चा की जाएगी कि किस प्रकार उन्होंने एक महिला को एक आज़ादी के रूप में दिखाया है, किस प्रकार उनके जो दोनों हाथ है, एक में मनुष्य के अधिकार घोषणा पत्र है, दूसरे में मशाल लिए हुए हैं, किस प्रकार जो देश आज़ाद हो रहे हैं उस प्रतिमा के पास जा रहे हैं, झंडे को लिए हुए एक ग्रुप में एक सामाजिक जनतांत्रिक व्यवस्था को कायम करके। इन परिवर्तनों के अंतर्गत यूरोप में बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। मतलब क्या, अब ऐसे धीरे धीरे ऐसे राष्ट्र की कल्पना या ताकत बन के उभर रहे हैं कि वहाँ पर क्या होता है कि जो छोटे छोटे ग्रुप थे या फिर जो टुकड़ों में बटे हुए थे, और दूसरा वहाँ पर जो व्यवस्थाएं थी, राजनीतिक व्यवस्था जो राजतंत्र पर आधारित थी, अब उसको ख़त्म करके एक राष्ट्र राज्य और जिसमें हर व्यक्ति को अधिकार दिए गए हों, हर व्यक्ति को मनुष्य के अधिकार घोषणाओं के आधार पर हर व्यक्ति नागरिकों को एक विशेष अधिकार दिए गए हो, किसी प्रकार शोषण की व्यवस्था ना हो, ऐसे राज्य उभर के आए। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधि और विचार विकसित हो रहे हैं जिनसे स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र अपनी प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी। प्रभुसत्ता का मतलब होता है जब अपने देश के मामले जो होते हैं वो खुद व्यक्ति या उस देश की सरकार या वो देश अपने सारे मामले सभी अधिकार या सभी तरह के फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होता है। लेकिन राष्ट्र राज्यों में न केवल अपने शासकों बल्कि उनके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास और विरासत की भावना थी। साझेपन की मतलब मिला हुआ कि यह भावना अनंत काल में नहीं थी, यह संघर्ष और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। मतलब क्या, जो लोगों को जो इतिहास के बारे में जो था या फिर उनका जो अतीत था, उन जो विरासत में जो चीज़ें मिली थी वो एक ऐसा ही नहीं कि उन्होंने अपने आप उन चीज़ों को अपना लिया, बल्कि एक लंबे समय तक वहाँ पर जो संघर्ष चला, क्रांतियाँ हुई, वहाँ के जो नेताओं ने उनका नेतृत्व किया और आम लोगों के जो प्रयास थे उनके द्वारा ये चीज़ें बनी, ये अध्याय उन विधियों प्रक्रियाओं पर प्रकाश डाला गया जिनके तहत 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्र राज्यों या राष्ट्रवाद का अस्तित्व बन के आया। किस प्रकार के वहाँ के लोगों को जनतांत्रिक, सामाजिक रूप से राजनीतिक जनतांत्रिक अधिकार दिए गए, ये सारी चीज़ें आप इस लेसन में पढ़ोगे। और इसी आधार पे कल हम आपके सामने बताएंगे कि जो अरस्टन है उसने राष्ट्रवाद को कैसे परिभाषित किया है। ये इतिहास में राष्ट्रवाद को परिभाषित करने वाले एक बड़े व्यक्ति या बड़े विचारक के रूप में इसको जाना जाता है। इस पे हम कल बात करेंगे। जनमत संग्रह कल आपको बताया था। और कल हमारा जो टॉपिक होगा फ्रांस की क्रांति और राष्ट्र का विचार। मत कि यूरोप में तो राष्ट्रवाद तो पढ़ेंगे, उससे पहले फ्रांस की क्रांति ने कि राष्ट्रवाद के विचार को किस तरह पोषित किया, किस तरह उसको आगे बढ़ाया। तो आज के लिए इतना ही। और कल आपको जो अब तक जो पढ़ाया है इस लेसन के 2 आपके लेक्चर हुए हैं, उसमें आपने से संबंधित आपको कल 20 क्वेश्चन होंगे। उसके आधार पर आप पता चलेगा कि आप उसकी कितनी तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।